Hello everyone. In this lecture, we will discuss some PYQs on the topic financial management, and let's talk about this. First of all, I explain you what is the financial management really happen. So there are the two terms. Uh, First is the financial, and second is the management. Okay. 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 First is the financial and second is the management. फाइनेंशियल का मीन क्या होता है? फाइनेंशियल इट रिलेटेड टू द सम मनी रेस्पेक्ट्स और मनी इज वर्थ. ओके, सो इफ देयर इज एनी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट विल गेट हैपन? ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर एंड यू आर इन दी ऑर्गेनाइजेशन. टू स्टार्ट एनी बिजनेस, टू स्टार्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन, टू स्टार्ट एनी इंस्टीट्यूशन, सम फंड्स शुड बी नीडेड. ओके, सो कहाँ से वो फंड्स को अरेंज करना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दिस. ओके, सो यहाँ पे हम एक्चुअली में पूरा चैप्टर नहीं लेके जाने वाले हैं. यहाँ पर हम केवल कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और बेसिकली ये जो वीडियो है वो प्रमोट है उन स्टूडेंट्स के लिए, फॉर द कानपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, एंड उनके लिए जो बीकॉम फाइनल ईयर में है उनके लिए भी है, और इसको हम आगे लेकर चलते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनेंशियल फंक्शन? ओके, फाइनेंशियल फंक्शन क्या होता है? देखो, फाइनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है फोरकास्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल नीड्स. ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर भी दो टर्म्स की बात करूँ, फाइनेंशियल एंड द फंक्शंस, व्हाट डज इट मीन? Financial. Okay, I have to change my pen. Financial, what does it mean? I already explained you. Financial का मतलब क्या होता है? Related to the funds and the money or money's worth. Okay, financial function क्या बोलता है? Function means anything which will get your work easier or which will perform the task with the goal or any objective. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम किसी एक राइटर की डेफिनेशन के साथ जाते हैं, then what we will have, that is the in a modern money using the economy, finance may be defined as the provision of money at the time of it wanted. क्या बोल रहे हैं कि अगर हम मॉडर्न टाइम्स में देखें तो मनी का मतलब क्या होता है? मनी यूजिंग इकोनॉमी. फाइनेंस मतलब मनी, ऐसी इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें मनी का यूज होता हो. देखो, कोई भी एक्टिविटी आप करोगे, इट विल गेट इन्वॉल्व सम मनी, है ना. इट विल हैव टू बी सम फंड्स, देन यू विल स्टार्ट योर बिजनेस, यू विल स्टार्ट योर करियर ऑल्सो. ठीक है, सम इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो नेसेसरी. सो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरीके का चीज़ें हैं यहाँ पर. ठीक है, तो इकोनॉमिक मनी क्या होता है और मनी में मनी जो है इकोनॉमी में किस तरीके से वर्क करता है, ये भी चीज़ें. तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं फाइनेंस के, यानी कि वाई द फाइनेंस इज नेसेसरी. अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो भी ये आंसर बिल्कुल सटीक होता. ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि बात किया जा रहा है, एक मिनट. ओके, सो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल एंड ऑब्जेक्टिव, द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड एन operationally useful criterion for measuring the success of any business operation. Explain the statement in the context of the business objectives of financial management. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है किसी भी गोल की. ठीक है, हमारे बिजनेस के 3 बेसिक गोल्स होते हैं. कौन कौन से बेसिक गोल्स होंगे? अगर हम यहाँ पर गोल्स की बात करते हैं तो गोल्स 3 होते हैं. ठीक है, पहला तो प्रॉफिट रहता है, प्रॉफिट. दूसरा रहता है सर्वाइवल, एंड तीसरा रहता है ग्रोथ.
ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप बोलें कि ओनली प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनी बिजनेस ऑपरेशन और द एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नो, क्योंकि अगर हम केवल प्रॉफिट को लेकर चलते हैं तो हो सकता है कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ फ्रॉड मिस्टेक्स करे, कुछ ऐसी चीज़ें करे जो कि पब्लिक के लिए अच्छी ना हो, ठीक है। तो ओनली प्रॉफिट तो नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़, पब्लिक के हिसाब से भी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली भी जो प्रॉफिट होता है, ओनली प्रॉफिट में काम करना बहुत ही रिस्की भी हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा आता है सर्वाइवल। अगर मान लेते हैं हम कि कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कोई बिजनेस कंसर्न है, एक मिनट, यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी बिजनेस कंसर्न है, ये कोई बिजनेस कंसर्न है, ठीक है, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, एम जस्ट इमेजिन, एक कोई बिजनेस कंसर्न है, इसका हम ABC नाम रख देते हैं, ABC लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो बिजनेस कंसर्न है ये क्या करेगा, मान लेते हैं कि इस बिजनेस कंसर्न ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 2014 में और फिर जाके वो 2015 तक एक्स्ट्रा प्रॉफिट, मतलब जितना उसने एक्सपेक्टेड किया था, उसने एक्सपेक्टेड किया था कि वो 20% तक का प्रॉफिट इसमें अर्न कर सकता है, लेकिन हुआ क्या, उसने बहुत अच्छे उसके फर्म चले और उसने एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी 40% या 50% तक उसने अर्न किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, और नेक्स्ट ईयर 2015 में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इसका बिजनेस बंद हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन, क्या ये अच्छे से बिजनेस की डेफिनेशन में ही फिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिकॉज वी ऑल नो कि जो भी एक्टिविटी, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम करते हैं जिससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो बेसिकली होना चाहिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिंक लेकर चलूँगी जिससे कि आपको समझ में आना चाहिए। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इट मीन्स जो भी ऑपरेशन है या कंपनी है, जो भी आपका बिजनेस है, इट विल गेट गोइंग, यानी कि ये हमेशा चलता रहेगा, रनिंग इन फ्यूचर, ठीक है। इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है डेफिनेट पीरियड कि हम 1 साल तक ही बिजनेस करेंगे फिर बंद कर देंगे, फिर 2 साल तक करेंगे फिर उसको बंद कर देंगे। तो इससे क्या है, एक तो प्रॉफिट जो भी आपको हुआ है उसको आपको नए दूसरी बार सेटलमेंट करने में ही वो प्रॉफिट चला जाएगा, और नेक्स्ट थिंग ये भी है कि ये प्रॉफिट को आपको मैनेज करना भी आना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर वही चीज़ बता रहे हैं कि व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द बिजनेस, और सॉरी व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस आपका इस तरीके से किस तरीके से हेल्प करता है बिजनेस में, क्यों हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक मिनट, ओके, ओके, सो यहाँ पर लिखा है फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स को फोरकास्ट करने में, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि इतना तो सभी को पता होगा कि हमारे घर पे जो है एक बजट प्रिपेयर किया जाता है, कि रफली बजट होता है वो, कि जैसे जो सर्विस सेक्टर में है जिनके फादर या मदर, तो वहाँ पर बेसिकली ये ज़्यादा फॉलो किया जाता है कि जब सैलरी आएगी तो उसमें से कितना अमाउंट हमारे बेसिक नीड्स और एक्सपेंडिचर्स में होगा, कितना अमाउंट हमारे जैसे गिफ्ट हैं और कोई घर पर आ जाता है उसके लिए होगा, या फिर कितना अमाउंट हमारे वैसे ही घूमने एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए होगा, मूवी वगैरह के लिए होगा, और कितना अमाउंट हमारी क्लोथिंग वगैरह के लिए होगा। तो ये इस तरीके का रफली एक बजट प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें होता क्या है, हम इसमें ये देखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल नीड है कितनी। फॉर एग्जाम्पल किसी फैमिली की मंथली इनकम जो है वो 1 लाख है, लेट्स एज्यूम, अगर वो 1 लाख है तो वो कितना अमाउंट इस पर जाएगा, कितना अमाउंट क्लोथिंग पर जाएगा, कितना अमाउंट गिफ्ट पर जाएगा, कितना अमाउंट यूं ही सेव किया जाएगा, तो सेव भी तो करना पड़ेगा ना नियर फ्यूचर के लिए, तो कितना अमाउंट जो है वो सेव किया जाएगा। इन सब चीज़ों को मैनेज करना कैसे होगा, जब हमें अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता होगा, है ना। हमारी जो मदर्स होती हैं वो बेसिकली बहुत अच्छी एक इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं हम उनको, मैनेजर कह सकते हैं, बिना MBA के ही बहुत अच्छा मैनेजमेंट वो करती हैं। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल नीड्स को फोरकास्ट करना, फोरकास्ट इट मीन्स टू नियर फ्यूचर में किस तरीके की नीड्स हमारी होने वाली है उसको लेना। ऐसा ही सेम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उसके साथ साथ हमारी कंट्री में भी होता है। जैसे अभी जो बजट पब्लिश हुआ उस तरीके से कि पिछला क्या रहा और अब हमारी क्या नीड्स हैं, ठीक
ठीक है। तो फोरकास्टिंग द फाइनेंशियल नीड्स, ये हो गया। नेक्स्ट आता है 1 मिनट, रिसीविंग फाइनेंस फ्रॉम सर्टेन सोर्सेज। अब जैसे मान लेते हैं कि अभी तो हमें सैलरी से मिल रहा था, तो ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है, देखो कई सारे सोर्सेज होते हैं टू अर्निंग इनकम। जैसे सैलरी से मिला, कहीं हमने इन्वेस्ट किया, वहाँ से हमें रिटर्न मिला, ठीक है, इंटरेस्ट और डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न मिल सकता है। कहीं जैसे मान लो रॉयल्टी मिल सकती है, आपके पास कई सारी लैंड है और रियल एस्टेट का आप बिजनेस करते हैं, तो वहाँ से आपको रॉयल्टी मिल सकती है। तो कई सारी इनकम के सोर्सेज होते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज टू रिसीविंग द फाइनेंस, ठीक है, तो ये भी हम इसमें देखेंगे। सेकेंड फंक्शन हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे हम जब पढ़ेंगे तो इसमें एक चैप्टर भी है इसका कैपिटल स्ट्रक्चरिंग के ऊपर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं, अगर हम इसको एक बिजनेस, हम यहाँ हाउस होल्ड के परस्पेक्टिव से नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर लेंगे बिजनेस के परस्पेक्टिव से। ओके, सो बिजनेस के परस्पेक्टिव से कैपिटल स्ट्रक्चरिंग क्या होती है? एक्चुअली में बिजनेस के पास देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द सोर्सेज, टू टाइप्स ऑफ द सोर्सेज। जब हम इसको और डीपली अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम इसका पूरा चैप्टर करेंगे, फिलहाल इतना समझ लो ये होता क्या है, ठीक है। तो इक्विटी एंड इसको हम कह सकते हैं ओनर्स फंड, है ना। इक्विटी ना लिख के मैं लिखूंगी यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चरिंग में। एक तो हमारा होता है ओनर्स फंड OWF, और दूसरा हमारा होता है बोरोड फंड BF बोरोड फंड, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो ओनर फंड क्या होता है? जैसे मान लो आप एक बिजनेसमैन है, जब भी आपको ऐसा कुछ पढ़ना है तो जस्ट इमेजिन दैट यू आर अ बिजनेसमैन। ओके, सो मान लेते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हैं और ये आप हैं, और आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं। तो उसमें जो आपकी तरफ से जो भी अमाउंट आप लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस किसका है? आपका है, तो वो होगा हमारा ओनर्स फंड। और दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ और जुड़ती है जो कि होता है शेयर्स। अब मान लेते हैं कि बिजनेस कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए थे 10 करोड़ रुपीज़, ठीक है, 10 करोड़ चाहिए थे, आपके पास ओनली 5 करोड़ थे। बाकी के 5 करोड़ आपने सोचा कि मैं शेयर इशू करता हूँ, आपने शेयर्स लिया। अब जितने लोग इसके ओनर, कितने लोग बनेंगे? मान लेते हैं 5 लोग और आ जाते हैं, तो 5 और 1 आप, कितने हो गए? 6 लोग। अभी जो 6 लोग हैं वो क्या हो जाएंगे? ओनर्स हो जाएंगे इस पर्टिकुलर कंपनी के। ये हो जाता है ओनर्स फंड। सेकंड हमारा होता है बोरोड फंड। बोरोड फंड में क्या आएगा? बोरोड फंड में हमारे आते हैं बोरोड फंड BF, इसको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो बोरोड फंड में आते हैं जैसे कि आपने डिवेंचर्स इशू किए, डेट पे जो लिया। दूसरा लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जो आप बैंक से लोन लेते हैं वो सब। और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी आप हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ भी बोल सकते हैं, जिस पर आपको पेमेंट एक फिक्स्ड रेट पर देना पड़ता है। इन सब पर आपको क्या होता है? फिक्स्ड रेट पर पेमेंट देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, रिटर्न देना पड़ता है। आप इनके पैसे को यूज़ कर रहे हैं इसलिए। और दिस लाइक, और ये आप एक बोरोड फंड मतलब आपने इनसे उधार लिया है एंड यू हैव टू रिटर्न, यू हैव टू पे बैक। ओके, सो ये टॉपिक होता है। नेक्स्ट थिंग आती है यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग ऑफ फाइनेंस। प्रॉपर प्लानिंग ऑफ फाइनेंस क्या है? प्रॉपर प्लानिंग ऑफ फाइनेंस, अभी मैंने जस्ट बताया, जैसे कि हमने फोरकास्ट कर लिया कि हमारी नीड क्या है। फर्स्ट थिंग हमने फोरकास्ट कर लिया, हमारे पास हमें 10 करोड़ रुपीज़ की ज़रूरत है। सेकंड थिंग, हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? 2 जगह से आपको मिलेगा, या तो आप ओनर कैपिटल लो, ठीक है, यानी कि खुद से लगाओ पैसे को, या फिर तो आप बोरोड करो। 2 चीज़ें हो गई। ये सोर्सेज होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट इज द कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। फिर आप ये देखोगे कि किस तरीके से आपको लेना है, यानी कि आपको कितना रेशियो इसका लेना है, कितना परसेंटेज, मान लेते हैं 20-30%, या फिर आपको 80% रखना है, या फिर ये 20% रखना है। ये आपको पहले देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट थिंग आपको देखनी पड़ती है कि प्रॉपर प्लानिंग ऑफ फाइनेंस। अब ये फाइनेंस आ गया है, आपके पास 10 करोड़ अवेलेबल है, अब आप इस पैसे को किस तरीके से यूज़ करते हैं बिजनेस में, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आपके पास पैसा होना या ना होना ये तो बात की बात है, पहले आप उसको मैनेज कैसे करोगे, ठीक है। आपके पास जो मनी आता है, फाइनेंस जो आपके लिए अरेंज हो जाता है, अभी आप उसको मैनेज करते हो, ठीक है। तो मैनेज करने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 10 करोड़, मैंने ऐसा अनुमान लगाया था कि इतना अमाउंट मुझे चाहिए होगा नियर फ्यूचर में, तो मैंने अरेंज कर लिया। मैंने कहा कि 10 करोड़ चाहिए, 8 करोड़ मैं इक्विटी से ले लेती हूँ, या फिर मान लो 6 करोड़ ले लेते हूँ, ठीक है, 6 इक्विटी से और 4
डेट से, डेट एंड इक्विटी। अभी आप इसको मैनेज करेंगे इस तरीके से जिससे कि आपको इन पे रिटर्न जो देना है, इनको जो डिवेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट देना है वो भी आप अच्छे से दे पाओ, और दूसरी चीज़ आपको जो इक्विटी पर देना है, क्या डिविडेंड देना है, वो भी आप अच्छे से दे पाओ। अभी यहाँ पे आपको हम आगे समझाएंगे कि इक्विटी में भी मतलब शेयर्स भी दो तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस एंड इक्विटी, तो वो हम आगे देखेंगे। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। मैंने इस बार इतना टाइम इसलिए दिया बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका बेस है। जब भी आप इसको पढ़ेंगे, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो भी आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो ये कितने हमारे फंक्शंस हो गए, 4 आई थिंक, है ना। एक तो फोरकास्टिंग 1, रिसीविंग 2 एंड कैपिटल स्ट्रक्चरिंग 3, प्रॉपर प्लानिंग इज द 4, ठीक है। तो 4 फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन रिलेटिंग टू द टास्क फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स। यहाँ पर कुछ प्रोवाइडिंग फंड्स की कुछ डेफिनेशन है। यू कैन यूज दिस डेफिनेशंस इन द एग्जामिनेशन एज योर विश, यू कैन राइट दीज डेफिनेशंस, बट जो कॉन्सेप्ट था वी ऑलरेडी डिस्कस। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज द ये क्या हो गया, ओके फाइन। हाँ, अभी क्या है, यहाँ पर भी कुछ डेफिनेशन ही दिए गए हैं, जैसे LACA गुलबिल और H गुटनमन, ये आप देख सकते हैं। यू कैन रीड आउट ऑफ दिस, गो थ्रू कर लेना एक बार कि क्या क्या व्यूज़ हैं। बहुत मतलब ये डेफिनेशन इनके नेम से नहीं पूछी जाती हैं। यू कैन मेंशन वन ऑफ इट डेफिनेशन, जैसे कि मुझे जो पसंद है वो मैं बता दे रही हूँ। एक मिनट, ये सबसे छोटी सी डेफिनेशन है, काफ़ी अंडरस्टेबल है, मैं इसको थोड़ा समझा दे रही हूँ। एक मिनट, ओके फाइन। यहाँ पर है कि डेफिनेशन है, कहाँ चली गई ये, बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस में भी ब्रॉडली डिफाइंड एज द एक्टिविटी कंसर्न विद प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ फंड्स। अभी जो चीज़ हमने देखी कि फ्यूचर नीड्स के लिए हमें मतलब फोरकास्टिंग करनी होती है फाइनेंस की, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखी है। प्लानिंग, रेज करना, फिर उसको कंट्रोल मैनेज करना, एडमिनिस्टर करना, और फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस में जो भी फंड्स यूज्ड हो ना, उन सब का ये सब करना, ठीक है। प्लानिंग करना, रेजिंग करना, कंट्रोलिंग करना, एडमिनिस्ट्रेटिंग करना, उसको कैसे कहाँ पर यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें करना ही हमारा फाइनेंशियल फंक्शन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं। अब यहाँ पर मेन ये टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमारा है सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। किसी भी इंस्टीट्यूशन की अगर हम फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसको स्टडी करते हैं कि व्हाट आर द बेसिक थिंग्स, जैसे जो फंक्शंस थे अभी, उन्हीं को अगर हम अच्छे से इलेबोरेट करते हैं कि व्हाट आर द फोरकास्टिंग needs and what are the different sources from where we get the resources and what are the different type of the capital structure that we use and कहाँ पर हमें अपने फंड्स को यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें ही करना, उसी को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। वही टर्म यहाँ पर यूज हुए, देन यू कैन you can easily read out of this, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड द मैनेजमेंट फंक्शंस। ओके, फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल सी है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया, जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंटेन द 2 टर्म्स, फाइनेंस एंड द मैनेजमेंट, ठीक है। 2 टर्म है इसमें, फाइनेंस और दूसरा है मैनेजमेंट। क्या है इसका मीन, वो बता रहे हैं। द टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स कलेक्शन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ मनी एंड एंटिसिपेटिंग ऑफ द नीड्स। रिसोर्सेज ऑफ मतलब जो भी मनी है, जो फंड्स है, उसका जो अवेलेबिलिटी है, उसको फोरकास्ट करना और उसको अच्छे से यूज़ करना, वही सारे फंक्शंस को आपको एक पैराग्राफ वाइज में लिखना है। वेरी सिंपल। ओके, तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ, यहाँ पर भी कुछ ऐसी डेफिनेशंस दी गई हैं, यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मार्क किया हुआ है डेफिनेशन, ये है डेफिनेशन। ओके फाइन, डेफिनेशन है JF ब्रैडली की, यू कैन यूज ऑफ दिस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये एक बिजनेस मैनेजमेंट का ही एरिया है, डिवोटेड टू जुडिशियस यूज ऑफ कैपिटल। जुडिशियस यूज मतलब एक काफ़ी सटीक, काफ़ी आप कह सकते हैं इकोनॉमिकल और एफिशिएंट यूज करना कैपिटल का, एंड अ केयरफुल सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल in order to enable business firm to move in the direction of reaching its goals। क्योंकि देखो,
बोलते हैं ना, घर पे भी तो बोलते हैं, आप तुम अपने पैसे को अगर अच्छे से यूज़ नहीं करोगे देन आपको अगली बार से पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि आप जब अगर अपने मनी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, इट मीन्स कि आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो आपको पहले अपने फंड्स को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर इसका यूज़ करना है। और जस्ट इमेजिन लाइक दैट कि यू हैव 10 रुपीज़, है ना, एंड यू हैव 100 रुपीज़। बहुत फ़र्क है ना। जब आपके पास 10 रुपीज़ होते हैं तो आपकी थिंकिंग रहती है कि 10 रुपये में यार क्या आता है, अभी चॉकलेट भी लेने जाते हो, ठीक है, आ जाती है छोटी सी चॉकलेट, डेरी मिल्क आ जाती है छोटी वाली, और वहीं आप 100 वाली लेने जाते हो, देन वो एक अच्छी चॉकलेट आ जाती है। तो आप इस तरीके से कंपैरिजन करते हो, लेकिन आपको ये भी तो देखना है ये 10 रुपये कहाँ से लेने हैं, है ना, और ये 100 रुपीज़ कहाँ से लेने हैं। दिस इज़ लाइक दैट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें ये सिखाता है, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये हो गया। एक लाइन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोलोमन एजरा की। ये कहते हैं कि सोलोमन एजरा क्या बोलते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द फंड्स प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ओनली फंड्स प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़ के लिए ना रखो आप, मतलब कि फंड्स को अरेंज करना है, ठीक है, इसमें ही ना रखो आपको इसको। इट शुड बी डिफाइंड एज द इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट। इस एंटायर मैनेजमेंट का एक इनसेपरेबल पार्ट है, कैसा पार्ट है जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन यूज दिस डेफिनेशन इन योर एग्जामिनेशन पेपर, ठीक है। तो आपको इसको यूज करना है। याद रखना, सोलोमन एजरा का मानना ये है कि जो फंड्स प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी, केवल हम इसको नहीं कहेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, इट शुड बी ऑल्सो डिफाइंड एज अ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला, ये बहुत देर से मैं बता रही हूँ कि अगर आपके पास अच्छा पैसा नहीं होगा तो आप अच्छे से अपनी एक्टिविटीज़ को नहीं लेकर जा पाएंगे। जैसा कि नॉर्मली आप अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, व्हेन यू हैव 50 रुपीज़ इन योर पॉकेट देन व्हाट विल यू परचेज, एंड व्हेन यू हैव 500 रुपीज़ इन योर पॉकेट व्हाट विल यू परचेज, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब क्यों ज़रूरी है। तो पहले ही मैंने बता दिया कि इसको कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, मेन वो पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, क्योंकि हम अगर अच्छे से अपने फंड्स को अरेंज करते हैं तो हम अच्छे से अच्छा प्रॉफिट और कम कॉस्टिंग में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अरे हाँ, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। दूसरा है मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये क्या होता है, 1 मिनट, ओके फाइन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, देखो प्रॉफिट तो आपको पता है कि आपने जो भी सेलिंग वेलिंग किया और जो कॉस्ट था उसको माइनस करके हमारा प्रॉफिट निकल आया, लेकिन वेल्थ क्या होती है। वेल्थ अगर हम सोलोमन एजरा को लेके चलें, वैसे मैं अपना व्यू पहले बता देती हूँ कि वेल्थ का मतलब क्या होता है। वेल्थ एंड प्रॉफिट दो अलग अलग डिफरेंट टर्म है। जब आप बोलेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देन यू कैन फोकस ऑन द सेल्स माइनस कॉस्ट, ठीक है। जो भी आपका सेल्स था वो कॉस्ट में उसको अरेंज कर लिया, फिर जो निकला वो हमारा प्रॉफिट था। लेकिन वहीं मैं बात करती हूँ कि अगर वेल्थ क्या होता है, तो वेल्थ में मैं बोलूँगी कि आपका प्रॉफिट प्लस ग्रोथ, ठीक है, प्लस आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट की जो वैल्यू है, जो फर्म वैल्यू है, स्टेट वैल्यू प्लस गुडविल, ये सब जोड़ के आपका बनता है वेल्थ। समझे नहीं समझे, देखो ऐसा है, एक मिनट, वेल्थ में अगर हम देखते हैं यानी कि आपकी जो फर्म है, ये आपकी फर्म है, इसका बेसिकली वैल्यू क्या है, क्या इसकी मार्केट वैल्यू है, अभी ये कहाँ पर जो है ना स्टेट कर रही है। जैसे कि आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं खाली जगह पर काफ़ी मतलब उसके आसपास अभी कोई नहीं रहता है, वो मैंने एक प्लॉट खरीदा, ठीक है, कुछ सालों में क्या हुआ, एक एक करके वहाँ पर लोग रहने लगते हैं, कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग यहाँ, ऐसे तो वो अपनी शॉप छोटी छोटी खोल लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर लोग रहने लगे तो इसी जगह की क्या होगी, वैल्यू बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन,
समझे, मतलब आपकी वैल्यू, आपके फर्म की वैल्यू को बढ़ना। अब वो फर्म की वैल्यू गुडविल से भी बढ़ सकती है, आपके प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल, इनसे बढ़ सकती है। इट्स लाइक अ पाइवट, क्योंकि अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा तो प्रॉफिट का होना बहुत अच्छा बात नहीं है, मतलब प्रॉफिट का होना इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि सोलोमन एजरा क्या बोलते हैं, सोलोमन एजरा बोलते हैं कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फर्म, oh I'm sorry, the main object of financial मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस हाउस शुड बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मतलब कि उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ अ पाइवट, ये एक तरीके का घुमाव है, पाइवट है, मतलब अगर ये नहीं होगा तो आगे की चीज़ें बिगड़ सकती हैं। ऑन विच ऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस स्टैंड, जिस पर सभी और अदर ऑब्जेक्टिव जो हैं वो स्टैंड करते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला भी दिया रखा है। तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि एनपीवी, जीपीवी, ये सारी चीज़ें, इसको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको केवल इतना याद रखना है कि आप जब भी नेट निकालते हो तो ग्रॉस में से कुछ ना कुछ माइनस करते हो, तभी जाके वो नेट निकलता है। तो यहाँ पर ग्रॉस में से क्या माइनस किया गया, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टेड। ठीक है, जो भी कॉस्ट इन्वेस्टेड हुआ वो माइनस कर दिया। यहाँ मैंने कुछ लिख रखा है, आर मीन्स, आर डैश का मतलब होता है डिस्काउंट रेट टू बी मेजर द रिस्क ऑफ द टाइमिंग एंड इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रेट। जो सी है वो एक्चुअली में इनिशियल कॉस्ट है, जितना आपने इन्वेस्ट किया था। जैसे कि आपने जो प्लॉट खरीदा था वो कितने का था, मान लेते हैं 10 करोड़ का था वो प्लॉट। ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया ये होता है। अभी आपको इस पर जितना रिटर्न मिला उसका डैब वैब सब हटा के इसमें प्लस कर देंगे, तो सॉरी इसमें से माइनस कर देंगे, तो वो जो हमारा बचेगा वही हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। अब यहाँ पर स्कोप की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप मतलब कहाँ कहाँ तक इसके पैर है, कहाँ कहाँ तक ही जाता है, वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग, सेकंड इज द टेकिंग डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन लेना, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ इनकम, फाइनेंशियल कंट्रोल। वही सारी चीज़ें इसमें लिखनी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन रीड आउट ऑफ दिस। एंड financial control, organization of financial functions, okay. Next, analyze and appraisal of financial management, effective management of assets, ये हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है इसमें, ओके फाइन, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये। तो 2007 में और 2002 में भी पूछा गया था, क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, इसको जरा देख लेते। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच, कुछ नहीं है भाई। ट्रेडिशनल मतलब जो पहले चलते थे, मॉडर्न जो अभी चलते हैं, नई कुछ उसमें चीज़ें जोड़ जाड़ के उसको एक नया बना दिया गया है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था, फाइनेंस फंक्शन वॉज डिस्क्रिप्टिव एंड लेग्ड एनालिटिकल एस्पेक्ट्स एंड पुट मोर reliance on the liquidity and hence mainly connected with the various instruments। ट्रेडिशनल में ये था कि कई सारे ओल्ड कॉन्सेप्ट थे, अदर फीचर्स भी हैं इसके कुछ, जैसे कि इट वाज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव था। एपिसोडिक फंक्शन, मतलब आज आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लिया, फिर आप पिछले 10 सालों तक, अगले 10 सालों तक अब आप नहीं करने वाले हैं, तो इतना ज़्यादा लेट वे में चलता था, एपिसोडिक था। ठीक है, बोलते हैं ना कि अगला एपिसोड कल देखिए, वही उसी तरीके से। एन आउटसाइडर लुकिंग इन, और कोई भी आउटसाइडर इसका एक अप्रोच, मतलब एन आउटसाइडर लुकिंग इन अप्रोच यहाँ पर लेकर चलते थे। एंड सेकेंड इज दिस ओल्ड अप्रोच मोर रिलायंस ऑन द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब ये लॉन्ग टर्म सोर्स मतलब आज ले लिया, अभी काफ़ी 10-20 सालों के बाद हमें उसका रिटर्न पे ऑफ करना है, तो उसके लिए अच्छा था। अब हम यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच देख लेते हैं कि ओके रेजिंग फंड्स एंड ट्रेडिशन, यहाँ पर एक डिफरेंस भी है एंड वी विल डिस्कस दिस डिफरेंस नेक्स्ट डे। ओके, सो अभी तो मैं डिस्कस इसको नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ ज़्यादा हो जाएगा। आज आपने जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। फर्स्ट आई डिस्कस व्हाट इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये पहले मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया था फाइनेंशियल फंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके इम्पॉर्टेंस और उसका स्कोप क्या है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में डिफरेंस क्या है। एंड सेकेंड इज द, यही वही अगेन क्वेश्चन वही पूछ लिया गया है, फाइनेंशियल फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, और
नेक्स्ट इज द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड वर्सेस द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इसको हम थोड़ा कल लेकर चलते हैं और अच्छे से इसको समझेंगे, आज इतना काफ़ी है। अभी नेक्स्ट एंडिंग एंड जस्ट थैंक यू। ठीक है, तो अगले एपिसोड में हम जो देखेंगे वो कल देखेंगे।